आजाद भारत में जितनी चुनाव हुए, किसी भी राजनीतिक दल ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो स्टैम्प पेपर पर लिखकर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया या क्यों नहीं देते? क्योंकि स्टैम्प पेपर पर इसलिए लिखकर नहीं देते हैं, इसका उल्लंघन करने की वजह से आप कैंडिडेट के विरोध में कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो। क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा करेगा वो पूरा करेगा नहीं। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा करेगा पूरा करेगा नहीं। उसको पहले से मालूम होता है ये वादा करना नहीं, तो लोगों को गधा बनाने के लिए, वोटर्स को मूर्ख बनाने के लिए वादा करना है। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम अगर लिख कर देंगे और पूरा नहीं करेंगे तो लोग कोर्ट में हमारे खिलाफ में केस दायर कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने कभी अपने जीवन काल में स्टैम्प पेपर पर इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखकर नहीं दिया, बीजेपी ने भी नहीं दिया। और ये इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो जो वादा करते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो पूरा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे पार्टी को हमारे लोग वोट देते रहते हैं, ऐसे पार्टी के लोगों को लोग चुनकर लाते रहते हैं और चुनकर लाने के बाद वो अमल नहीं करते हैं तो हमारे लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया। एक चुनाव में अगर भाजपा ने आपके साथ धोखा किया तो दूसरे चुनाव में उसको सबक सिखाना चाहिए ना, तो ऐसा करते नहीं। अगर कांग्रेस ने आपको एक बार धोखा किया तो दूसरी बार उसको सबक सिखाना चाहिए। इतनी समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए ना। बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं कर रहा। जो आपके साथ धोखा करेगा उसके साथ यदि आप धोखा करते हो तो बराबरी की बात है ना। वो आपके साथ धोखा कर रहा है, आप उसके साथ धोखा करो तो पार्टी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को क्या लगेगा? अरे लोग समझदार हो गए, अब धोखा करना ठीक नहीं रहेगा। तो आप ऐसा करते ही नहीं हो। जब आप ऐसा करते नहीं हो तो धोखा आपके साथ बार बार होते रहता है, बार बार होते रहता है, बार बार होते रहता है। तो ये बात आपको करनी होगी, ये बात आपको सीखनी होगी, एक बात आपको समझनी होगी। तो हम लोग इसी वजह से कि ये जो स्टैम्प पेपर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लिख कर दिया तो हमें ऐसा लगता है कि ये ईमानदार लोग, तो ईमानदार लोगों का साथ सहयोग करना चाहिए। इसलिए हम इनका साथ सहयोग कर रहे हैं। और अगर इन्होंने धोखा दिया तो आप लोग तो बाद में इनका बंदोबस्त करेंगे, तो मैं ही पहले बंदोबस्त करूंगा। मेरी ताकत का आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताता, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, तो नवंबर चल रहा है। 6 अक्टूबर 2022 को हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए। सारे देश के लोग आरएसएस से डरते और आरएसएस के लोग दूसरों को डराते रहते। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग
आरएसएस के विरोध में बयान देने तक के लिए डरते। कुछ करने धरने की तो छोड़ो, कुछ करने धरने की बात छोड़ो, उसके विरोध में बोलने तक की हिम्मत नहीं है। तो उसके विरोध में नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए। और जब मोर्चा लेकर गए तो आरएसएस का डिप्टी सीएम फडणवीस है, वो चड्डी पहनने वाला, चड्डी पहन करके आरएसएस का काम करता था। मैं जानता हूं, वो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र का, मैं भी महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं, उधर भी बोलता हूं, नागपुर में भी बोला। तो ये चड्डी पहनने वाला आदमी जो है वो डिप्टी सीएम है, वो वहां मॉनिटर कर रहा था। जब उसने देखा 3.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, 8,000 पुलिस लगाई थी हमारे विरोध में, 8,000 पुलिस। तो उन्होंने सोचा 8,000 पुलिस 3.5 लाख लोगों का क्या कर लेगी। 8,000 पुलिस, हमारे पुरखों ने भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने, हमारे पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मार दिया था। 500 लोगों ने, मेरे पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को, वो तो 3.5 लाख। तो फडणवीस की फट गई, समझते हो ना, ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता। तो उसने मेरे पास मेरे को मिलने के लिए कमिश्नर पुलिस को नागपुर का भेजा। तो मैं सोचने लगा कि कमिश्नर चाहे तो इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके वामन मेश्राम को गाड़ी में डालकर कमिश्नर ऑफिस में मुझे लेकर जाने के लिए बोल सकता था। कमिश्नर खुद ही मेरे पास आया। तो मैंने बाहर खिड़की से देखा, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि कमिश्नर साहब आए हैं। मैंने देखा तो 200 कमांडो लगे थे। तो मैंने इंस्पेक्टर को पूछा कि ये कमिश्नर साहब 200 कमांडो लेकर क्यों आए? बोलता आप लोगों ने सारे नागपुर में घेर रखा है, तो पुलिस कमिश्नर साहब ने सोचा पता नहीं मैं पुलिस चौकी तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंचाऊंगा, कि बीच में ही कहीं इनके लोग मुझे घेर तो नहीं देंगे। 200 कमांडो लेकर मेरे को मिलने के लिए, और फिर बुलाया तो कमिश्नर साहब ने पूछा अभी आपका आगे क्या करने का इरादा है? कमिश्नर पूछ रहा है, अजीब क्या कमिश्नर आती है? तुम्हारे पास मैं पुलिस चौकी में डिटेन करके बैठा हुआ हूं और तुम मुझे पूछ रहे हो कि अब आगे आपका क्या करने का इरादा है? अरे मैंने कहा मैं इधर पुलिस चौकी में बैठा हुआ हूं, वो 3.5 लाख लोग उधर मैदान में हैं। क्या बोल रहे हो? मेरा क्या इरादा हो सकता है इधर बैठा हुआ हूं? मैंने पहले ही तुमको कहा था मेरे को डिटेन करोगे तो पब्लिक कंट्रोल में नहीं आएगी, हुआ ना? तुमको बड़ा गर्व था पुलिस लगाकर कंट्रोल कर लेंगे। क्या हुआ? नहीं कर पाए ना कंट्रोल, आखिर मेरे पास आना पड़ा ना तुमको। तो कमिश्नर को लगा ये वामन मेश्राम टेढ़े दिमाग का आदमी है, ये सुनता नहीं है। मैंने कहा मैं अपने लोगों की सुनता भाई, पुलिस वालों की नहीं सुनता है। जो पुलिस संविधान की नहीं सुनता। मेरी रैली को तुमने संविधान में आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको रैली करने की अनुमति दी हुई है संविधान में, और तुमने रैली करने की अनुमति नहीं दी। हाई कोर्ट में हमारे विरोध में हलफनामा दाखिल किया, झूठा हलफनामा दाखिल किया। और तुम जब संविधान की नहीं मानते हो तो तुम्हारी क्यों मानूं?
जब तुम संविधान की नहीं मानते हो और डिप्टी सीएम फडणवीस की मानते हो तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा। इसलिए मैंने उनकी एक बात नहीं मानी, ना मैं किसी गलत बात को करता हूं, ना गलत बात किसी की सुनता हूं, ना मानता हूं। साथियों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने नागपुर में 3.5 लाख लोगों को मैदान में उतारा। यो यकाएक नहीं हुआ। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी। अभी 21 नवंबर को मेरे 65 साल पूरे हो गए। 47 साल से ये लगातार सारे देश भर में संगठन और संगठन शक्ति का निर्माण करने में लगा हुआ हूं और इस संगठन शक्ति के बल पर हम लोगों ने 3.5 लाख लोगों को मैदान में उतारा। ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, ये इतनी बड़ी ताकत हमारे पास में है और ये ताकत परिवर्तन करने के लिए हमने खड़ी की है, बदलाव करने के लिए खड़ी की है। किसी गलत काम करने वाले लोगों की सुनने के लिए नहीं खड़ी की है इतनी बड़ी ताकत। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, ये बात बता रहा हूं कि हम लोगों ने इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत खड़ी है, उसके आधार पर हम इनका समर्थन करने के लिए आए। इस शक्ति के आधार पर समर्थन करने के लिए आए। साथियों, इस देश के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन ब्राह्मणवादी लोगों ने, इन मनुवादी लोगों ने हमारे लोगों को, इस देश के मूल निवासियों को शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े किए। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ब्राह्मण लोग प्रचार करते थे, अंग्रेजों के विरोध में प्रचार करते थे और कहते थे कि अंग्रेजों की पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? तो बताते थे, बांटो और राज करो। हाँ, बात सही, अंग्रेजों की पॉलिसी थी, बांटो और राज करो। तो अंग्रेज बांटने का काम करते थे। क्या करते थे? कितना करते थे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो अंग्रेजों ने लोगों को 2 टुकड़ों में बांटा, 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 टुकड़ों में बांटा। फिर जाति व्यवस्था बनाई तो शेड्यूल कास्ट को 1703 टुकड़ों में बांटा। आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं और पछात वर्ग बख्शी मंडल पंच के 3743 टुकड़े हैं। इतने टुकड़े बनाए ब्राह्मणों ने, तीनों को मिला दो 6247 टुकड़े किए। अंग्रेजों ने कितने किए? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े। ब्राह्मणों ने कितने किए? 6247 टुकड़े। कौन ज्यादा खतरनाक? आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कौन ज्यादा खतरनाक है? अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है कि ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक? अंग्रेज भी मेरे रिश्तेदार नहीं थे, ब्राह्मण भी मेरे रिश्तेदार नहीं थे, और ब्राह्मणों के साथ कोई मेरा निजी झगड़ा नहीं है। सिद्धांत की बात, ये मानवता को 6247 टुकड़ों में तुमने बांटा। अरे कितनी नालायकी करोगे भाई? नालायकी की सारी हद होनी चाहिए। नालायकी करो, मगर कितनी नालायकी करो? तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं। तो इन लोगों ने हमारे इतने टुकड़े किए, 3100 गुना, अंग्रेजों से 3100 गुना ज्यादा खतरनाक है।
3100 गुना ज्यादा खतरनाक। अंग्रेज भी विदेशी थे और ब्राह्मण यूरेशिया से आए, इंग्लैंड से आए थे, ये यूरेशिया से आए। 15 अगस्त 47 को अंग्रेज चले गए और ब्राह्मण भारत के हुक्मरान हो। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी हमारे सर पर आके बैठ गया। तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? वो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ी काबिज हुआ है। इसलिए इस परिस्थिति को, इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये बदलने के लिए इस देश में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने वादा किया कि इस बदलाव में हम आपका साथ देंगे। तो हमने भी कहा आपका साथ, आप हमारा परिवर्तन के लिए साथ दोगे तो हम भी आपका साथ देंगे। तो इसलिए साथियों, इस देश में परिवर्तन का कार्य करने में लगे हुए हैं। इस देश में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ये ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5%। गुजरात में कितनी है ब्राह्मण? 1.5%। देश में कितने परसेंटेज है? 3.5%। गुजरात में कितने हैं? 1.5%। 1.5% से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर आ सकता है ब्राह्मण? 1.5% से ग्राम पंचायत का, अरे पंच चुनकर नहीं आ सकता तो सरपंच कहां से बनेगा? 1.5% वोटों से गांव का पंच चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच कहां से बनेगा? जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कैसे बना रहे? ये सोचने वाली। पहले लोगों को गुंडागर्दी करके वोट लेते थे, गुमराह करके वोट देते थे, गुंडागर्दी करके वोट लेते थे, दबाव डालकर वोट लेते थे, पैसे से वोट खरीद कर वोट लेते थे। अभी उन्होंने ईवीएम मशीन लाई, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के, माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वो ये कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, गधे है वो। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, SC ST OBC में गधे लोग जो ऐसा कहते हैं। क्यों कह रहा हूं? मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ा ईवीएम की, और मैंने ये सुप्रीम कोर्ट से मनवाया क्या घोटाला होता है। 24 अप्रैल 2017 को मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। मेरी बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे नाम पर फैसला दिया और मैंने चुनाव आयोग को आदेश दिलवाया और हर ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाया। इसी अखबार वालों ने 2 लाइन की खबर नहीं छापी, ये मैंने लगवाया। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को अपने जजमेंट में लिखा, प्यारा नंबर 29 में लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ईवीएम में घोटाला हो सकता है, लिखा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकार किया
ईवीएम में घोटाला हो सकता है, हो गया ना फाइनल, हो गया फाइनल। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट में कोई गधे लोग बैठे हैं क्या? सुप्रीम जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने सारी चीजें की छानबीन करने के बाद कहा कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, बाकी लोगों को नहीं हो सकता। गधे है क्या? गधे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। चुनाव आयोग कहता था, चुनाव आयोग क्या कहता था? ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा घोटाला नहीं हो सकता। खास बात समझा रहा हूं आप लोगों को। केस सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के विरोध में नोटिस इशू किया। चुनाव आयोग को कहा जवाब दो। चुनाव आयोग ने जवाब दिया घोटाला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को नहीं माना। खास बात बता रहा हूं, चुनाव आयोग की बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया घोटाला हो सकता है। इसलिए घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद चुनाव आयोग को पेपर ट्रेल मशीन लगाना चाहिए था। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है भाई? चुनाव आयोग, भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब आंबेडकर ने ये लिखा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। ये चुनाव आयोग के कमिश्नर नालायक लोग, ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करो। इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी बोल रहा हूं कि वो रिकॉर्ड करो। वो सारे देश भर में मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ, रिकॉर्ड करो और बोलो, भेजो चुनाव आयोग के पास। ये वामन मेचराम जो है चुनाव कमिश्नरों को नालायक बोल रहा है, ये बोलो भेजो, देखता हूँ फिर उनकी औकात कितनी है। हाँ थोड़ी बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग के विरोध में अभी भी मेरी केस पेंडिंग है, और मैंने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं। अभी और मैं केस लेके जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। इस बात के लिए जा रहा हूं, जब पेपर ट्रेल मशीन लगाने का और रिकाउंटिंग करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो दोबारा ऑर्डर देने की जरूरत क्या थी?